So students, let's start with the your 21st chapter है ना ये chapter number is 21 control and coordination जो किसका है नर्वस सिस्टम का है. ओके, सो लेट्स बिगिन दिस कि पहले ये समझते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या. अब कंट्रोल तो आप समझते हो, कंट्रोल किस चीज का हो रहा है यहाँ पे, हम नर्वस सिस्टम का यूज कर रहे हैं टू कंट्रोल ऑल द बॉडी के फंक्शंस को. ठीक है, ये बात तो आप समझ गए. बट कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, कि नर्वस सिस्टम ना बच्चा कभी भी अकेला नहीं चलता है, ये हमेशा जुड़ा होता है विद द एंडोक्राइन सिस्टम. मतलब इनके फंक्शंस साथ साथ में चलते हैं. एंडोक्राइन मतलब क्या, हार्मोन्स सिक्रीट करने वाले जो ग्लैंड्स है, दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन. तो ये कॉम्प्लीमेंट करती है, मतलब एक दूसरे के साथ तालमेल बना के चलती है. कौन, न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम. ओके, तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि वाई दे आर डिफरेंट और वाई दे आर टुगेदर. इसका अगर राज जानने की कोशिश करें तो सिंपल सा एक चीज है कि न्यूरल एंड एंडोक्राइन में फर्क क्या आएगा. देखो, अगर ये है हमारा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज इन्वॉल्व हो जाएगा, ब्रेन एंड फिर स्पाइनल कॉर्ड एंड उससे निकलने वाले सारे न्यूरॉन्स या नर्व्स. एंड हार्मोनल सिस्टम आता है हमारा एंडोक्राइन. तो फर्क दोनों में क्या है, नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पूरे बॉडी में फैली हुई है, स्प्रेड हो चुकी है, पूरे एक एक टिश्यू तक, सेल तक हम नर्व्स को पहुंचा सकते हैं. बट हॉर्मोन्स वैसा नहीं है, दे आर एरिया रिस्ट्रिक्टेड या ऑर्गन रिस्ट्रिक्टेड कह लो. एरिया या ऑर्गन मतलब एक कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गन है, जैसे मेरा लेट्स से कौन है, लेट्स टेक किडनी. हाँ किडनी भी ले सकते हो. लेट्स टेक इंसुलिन या लेट्स टेक किडनी. ऐसा कोई कौन सिक्रेट करता है इंसुलिन, पैनक्रियास सिक्रेट करता है. तो एक जगह से सिक्रेट होगा और दूसरी जगह पे इसका होगा एक्शन. मतलब ये पूरे बॉडी के अक्रॉस हॉर्मोन्स काम नहीं करते हैं, उनका लिमिटेड एरिया है कि कहाँ से सीक्रेट होना है एंड कहाँ पे जाके उनका एक्शन करवाना है. इकरा न्यूरल का चैप्टर स्टार्ट किया है, नर्वस सिस्टम वाला. बट नर्वस सिस्टम की वो बात नहीं है. आप देख सकते हो फिंगर टिप्स हो, बालों का टिप्स हो या फ्रॉम योर लेग्स, एवरीवेयर योर नर्व्स आर स्प्रेड अक्रॉस. तो दिस इज हाउ द बेसिक डिफरेंस इज. सेकेंड, और एक चीज हम बता सकते हैं कि नर्वस सिस्टम ना बच्चा ये थोड़ा सा फास्ट है, फास्ट एंड क्विक है. इसकी रिस्पॉन्सेस बड़ी तेजी से जल्दी जल्दी आती जाती रहती है टुवर्ड्स द ब्रेन. बट हमारा हार्मोनल थोड़ा सा है लेजी, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स भी थोड़ा स्लो करेगा. एक जगह से सीक्रेट होगा, फिर जाएगा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, फिर दूसरी जगह पे जाके अपना एक्शन करेगा. तो ये थोड़ा स्लो होता है. इसलिए दोनों को कंपनसेट करने के लिए दोनों तालमेल बना के रख के चलते हैं. नर्वस सिस्टम को अगर पता चल गया बॉडी में किसी हार्मोन की जरूरत है, तो नर्वस सिस्टम आज्ञा करेगा किसी पर्टिकुलर ग्लैंड को. जैसे किडनी में भी हमने देखा था कि किडनी में भी हमने हमारा जो सीएनएस था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस को आज्ञा दिया हमने कि अल्डोस्टेरोन या एडीएच, एडीएच को सिक्रीट करो. तो एडीएच जो है एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट हुआ एंड अपना काम कर दिया. तो ऐसे दोनों भी क्या है, कोऑर्डिनेटेड है. दे आर कनेक्टेड एंड कोऑर्डिनेटेड, तालमेल बना के काम करते हैं. ओके, दीपक क्या बताना है. हाँ सपना, ये एंडोक्राइन में पढ़ेंगे हम एक्चुअली. डक्टलेस एंड विथ डक्ट मतलब जब कभी भी अगर ग्लैंड अपने हार्मोन को डायरेक्टली सिक्रेट कर देता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो हम कहेंगे डक्टलेस सिस्टम. या अगर कोई ग्लैंड थ्रू अ प्रॉपर पाथवे, मतलब ये ग्लैंड है, इसने बाहर निकालते वक्त एक कोई प्रॉपर पाथवे से सीक्रेट किया देन इनटू द ब्लड, तो ये कहलाएगा डक्ट. दैट इज अ डक्ट वाला ग्लैंड. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड आर द डक्ट वाले ग्लैंड, एंडोक्राइन आर डायरेक्टली डक्टलेस ग्लैंड एक्चुअली. आसानी है, बाद में अगर बहुत ही पर्सनल है तो बाद में, अगर रिलेटेड है तो यू कैन आस्क नाउ. सिस्टर का फोन आ रहा है क्या बस. सानिया, आप क्या पूछना है. कहाँ गई सानिया जी. ओके, सो लेट्स मूव. तो देखते हैं कि कैसे हमारे नर्वस सिस्टम में किडनी का कौन था बच्चा, फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कौन था. नेफ्रॉन.
यस, तो यहाँ पे कौन है? दिस इज द हीरो ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। एक सेल दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन, जो क्या करता है, कनेक्शन बना के एक सिस्टम बनाएगा, दैट इज नर्वस सिस्टम। अब हम हायर वर्टिब्रेट्स में जब अब बात करते हैं, जब हम हाई एनिमल्स या हायर ऑर्गेनिजम्स में बात कर रहे हैं, तो उनमें पूरा नेटवर्क बना हुआ है नेफ्रॉन्स का। एंड उस, सॉरी नेफ्रॉन्स नहीं बच्चा जी, न्यूरॉन्स। मैं अभी भी किडनी में हूँ, बाहर ही नहीं आई मैं किडनी से। न्यूरॉन का, तो जब ये नेटवर्क बना रहेगा न्यूरॉन का, तो हम पूरा सिस्टम कहलाएंगे। बट कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, कुछ लोअर एनिमल्स हो सकते हैं, जैसे क्या है, जैसे स्पॉन्जेस है, देन हाइड्रा है। ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में इतना बड़ा बड़ा नर्वस सिस्टम का नेटवर्क नहीं होता। सिंपली फ्यू सेल्स क्या हो सकते हैं, ऐसा डायरेक्टली न्यूरॉन्स करके कनेक्शन बना सकते हैं पूरे बॉडी में। तो जो हायर वर्टिब्रेट्स या हायर एनिमल्स है, उन्हीं में ये पूरा सिस्टम, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये बना हुआ है वर्टिब्रेट्स में। बट लोअर इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, यू डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन, सिंपल नर्वस सिस्टम होगा, सो सिर्फ न्यूरॉन से बना होगा, ओनली न्यूरॉन्स वुड बी फाउंड। वहां पे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड होता है क्या? वर्टिब्रेट्स में हमने देखा ना सिर्फ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, इनवर्टिब्रेट्स में नहीं होता है वो। सो इनवर्टिब्रेट्स में वो कैसे कनेक्शन करते हैं फिर? सिंपल न्यूरॉन से, क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स एक तो साइज में भी छोटे हैं, उनका स्ट्रक्चर भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, तो वहां पे ज्यादा चीजों की जरूरत ऑटोमेटिकली नहीं पड़ती है। इसलिए सिर्फ वहां पे न्यूरॉन्स रखा है, पूरा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये वो पूरा सिस्टम बना के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोअर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अबाउट द हायर ऑर्गेनिजम्स एंड पर्टिकुलरली अबाउट द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। सो लेट्स बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग दिस चार्ट। सो हमारा जो न्यूरल सिस्टम है एनएस, दिस न्यूरल सिस्टम, यस, किसी ने हाथ उठाया है क्या? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? मसल ट्विस्टिंग, सानिया, मसल ट्विस्टिंग नहीं होता, दैट इज मसल ट्विचिंग। इसको ट्विचिंग कहते हैं। ये तब होगा जब एक्टिन मायोसिन फिलामेंट अटक जाएंगे एंड एक दूसरे को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो वो थोड़ा देर के लिए होता है, फिर बाद में अपने आप सेपरेट हो जाएंगे। इसको बाद में बताऊंगी मैं एलैबोरेट करके, अभी नर्वस सिस्टम। ओके सानिया, एंड में बताऊंगी मैं नर्वस सिस्टम। ओके, नाउ नर्वस सिस्टम कैन बी ब्रॉडली इनटू एज डिवाइडेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, दूसरा क्या है आप सबको पता है? चलो फटाफट बोलो। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यस, तो सीएनएस में कौन से हिस्से आएंगे? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन सबसे हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो ये दोनों क्या बनता है? सीएनएस के हिस्से। वेरी गुड, यस सानिया, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। पीएनएस में आएगा फिर से ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंड यहाँ पे आएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक में नाम ही क्या सजेस्ट करता है? समथिंग विच इज गोइंग टू गो ऑन इट्स ओन, होगा। खुद ब खुद करना। यस, somebody said anything? खुद ब खुद अगर कोई चीजें कर रहा है, खुद ब खुद मतलब क्या? ऑटो एक्साइटेबल। जैसे कौन एग्जांपल दे सकता है? खुद ब खुद मतलब खुद। मैम Yes? फाइट, हार्ट, यस, रेस्ट, वेरी गुड, हार्ट, डाइजेशन, यस। ये इंटरनल प्रोसेसेस जो है वो आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं है, ये ब्रेन अपने हिसाब से चलाते रहता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एंड आगे ये फिर से डिवाइड होगा इनटू क्या? पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथिक सिस्टम। एंड सिंपैथेटिक। अब ये दोनों ऐसे करण अर्जुन है ना, जैसे कि ये एक दूसरे के हमेशा खिलाफ रहेंगे। These two are always opposite to each other। मतलब अगर सिंपैथेटिक ने क्या किया, अगर ये सिंपैथेटिक हार्ट का कार्डियक आउटपुट अगर बढ़ा रहा है तो ये घटाएगा, अगर सिंपैथेटिक बढ़ा रहा है तो ये घटाएगा। तो अगर पैरासिम्पैथेटिक ने कुछ रेटिनास को ऊपर कॉन्स्टेंट करके रखा है तो ये घटाएगा। मतलब दे विल ऑलवेज डू अपोजिट रिएक्शंस। सांस बढ़ रखी है, एक बढ़ाएगा तो दूसरा घटाएगा।
सो दीज इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत खूबसूरत एग्जांपल्स है। तो सिंपली व्हाट विल अंडरस्टैंड कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ये क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हिस्से है। एंड ये दोनों हमेशा कॉन्ट्ररी, अपोजिट काम करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे, बट ये काम करना जरूरी है खिलाफ। क्योंकि हमने हार्ट के इसमें भी देखा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अगर आपने पूरा बीपी लो अगर हो चुका है, हार्ट आउटपुट कम हो चुका है, तो सिंपैथेटिक वाला उसको वापस से रेज करके नॉर्मल पे लेके आता है। एंड अगर बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है तो पैरासिम्पैथेटिक उसको नीचे से मतलब डिक्रीज कराता है, कार्डियक आउटपुट को फिर से नॉर्मल पे लेके आता है। तो दोनों ने क्या किया, भले ही दोनों ने काम अलग अलग किया, और एक टाइम पे कोई एक वर्क करेगा, अगर ये वाला इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वाला कुछ नहीं करेगा, इंक्रीज होके नॉर्मल पे आ जाएगा। एंड अगर फिर से कंडीशन ऊपर जा रही है तो ये फिर से लेके आएगा नॉर्मल, विच मीन्स ये दोनों अपोजिट काम करके बॉडी को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करते हैं, बॉडी के अंदर की चीजों को होमियोस्टेसिस, डू यू रिमेम्बर दिस वर्ड? यस मैम। होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने में मदद करते हैं। जैसे मान लो आपने बहुत ज्यादा दौड़ लगाई है, दौड़ लगाते लगाते आप थक चुके, रेस्पिरेटरी रेट मान लो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, तो अब उसको जब 5-10 मिनट के बाद नॉर्मल आता है ना, तो नॉर्मल कौन लाया, सिंपैथेटिक वाले ने लाया। एंड ऐसा हो जाता है कि मान लो आप किसी वजह से ब्रीदिंग रेट, हिल स्टेशन पे चले गए हो, पूरा डाउन हो चुका है ब्रीदिंग रेट, 12 से 15 सांस लेते थे, अब 10 या 8 लेने लगे हो, अब पैरासिम्पैथेटिक उसको वापस से ऊपर लेके आएगा 12 से 15 के बीच, तो नॉर्मलाइज लेवल पे लेके आने का ये काम करेंगे दोनों भी, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन की किसकी जरूरत है। एट अ टाइम दोनों वर्क नहीं करेगा, क्या सिचुएशन है उसके ऊपर वो दोनों डिसाइड करेंगे कि किसको यहाँ पे आना है। ठीक है, ये किसका हिस्सा हो गया, ये हो गया ऑटोनॉमिक का हिस्सा। एंड सोमैटिक वाले क्या करते हैं, सोमैटिक में ज्यादा झंझट नहीं है, इट इज सिंपली कि ये वॉलेंट्री एक्शंस जो होती है हमारी, जैसे हमारी स्केलेटल मसल्स, इनके ऊपर एक्ट करेगी। मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपके ओन कंट्रोल में होता है। अगर मैं यहाँ पे बैठी हूं, मैंने कमांड दिया कि ओपन योर आईज, ओपन योर माउथ, हैंड्स का मूवमेंट, ये मेरे दिमाग के कंट्रोल में, राइट? इफ आई से कि डोंट मूव, आई विल नॉट मूव, बट बीटिंग ऑफ द हार्ट इज नॉट अंडर माई कंट्रोल, अंदर जो डाइजेशन चल रहा है इज नॉट इन माई कंट्रोल, यूरिन जो फॉर्मेशन हो रहा है नेफ्रॉन में इज नॉट इन माई कंट्रोल। तो दैट इज व्हाट ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक सिस्टम इज। समझे दोनों का फर्क? दिस होल चार्ट डिड यू गेट? Yes, यस ma'am. मैम। ओके, तो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक के कुछ ना एग्जांपल्स थे यहाँ पे। सो ये देखो कैसे एक दूसरे को compete नहीं करेंगे, बट एक दूसरे का मदद करके ही ये क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जो उल्टा है उसको सीधा करेगा, जो सीधा है उसको उल्टा करेगा। सी पैरासिम्पैथेटिक ने अगर क्या किया, सपोज आई का उन्होंने प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन, मतलब जो आपकी आंख है अगर छोटी, अगर दूर का देखना होता है तो आप थोड़ा सा कम करके देखते हो, तो कंस्ट्रिक्शन हो गया, वापस से नॉर्मल किससे लाया, डायलेट करके, हाँ डायलेट किया पैरासिम्पैथेटिक ने। हार्ट रेट स्लो होती है अगर, तो पैरासिम्पैथेटिक मतलब ज्यादा हो चुकी है तो पैरासिम्पैथेटिक करेगा स्लो, अगर बहुत कम हो चुकी है तो इंक्रीज करेगा सिम्पैथेटिक। तो जो सिचुएशन है ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एयरवेज मतलब आपका जो लंग्स है, लंग्स में कंस्ट्रिक्शन लेके आएगा पैरासिम्पैथेटिक एंड डायलेट करेगा ये। तो दीज आर वेरियस थिंग्स जो क्या चल रही है, अपोजिट में चल रही है। एंड अपोजिट में क्यों चलेगी, सी यूटरस का रिलैक्सेशन हो रहा है, यहाँ पे यूटरस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यूरिनरी सिस्टम अगर बहुत कम घट चुका है, मतलब अगर पूरा यूरिन कम आ रहा है कंपैरेटिवली, तो उसको इंक्रीज करके नॉर्मल पे लेके आएगा पैरासिम्पैथेटिक। एंड बहुत ज्यादा हो चुका है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करके, थोड़ा सा डिक्रीज करके फिर से नॉर्मल पे लेके आएगा सिंपैथेटिक। तो बॉडी में जो चीज ज्यादा हुई है या कम हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा वाला यहाँ पे एक्टिवेट होने वाला है। एंड ये सारे अगर आप देखोगे ना, आंखों का, लंग्स का, लिवर, डाइजेशन, यूट्रस, ये सारे ऑटोनॉमिक है, आपके कंट्रोल में नहीं है। ये ब्रेन खुद ही डिसाइड करता है कि किसको एक्टिवेट होना है किसको नहीं। मैम लीवर वाला एक और बता दो, मैम लीवर वाला एक और बार बता दो।
लीवर में क्या होता है, बाइल रिलीज कब करना है, बाइल को रिलीज तभी करना होता है जब यहाँ पे फैट्स का क्या कहते हैं सिक्रीशन हमको कराना है। एंड स्वेट ग्लैंड का सिक्रीशन कब कराना है, जब आप फैट्स को कैलोरीज को बर्न करते हो तब पसीना आता है ना। यस मैम। ओके ये सेम चीज है। हाँ वन मोर थिंग इन पेरिफेरल, ये आप तो वैसे जानते ही होंगे, what are afferent fibers and efferent fibers। मतलब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, अगर आप पूरा ये डायग्राम देखते हो, हमने क्या देखा, जो ब्रेन है एंड जो स्पाइनल कॉर्ड है ये होता है सीएनएस, ये है सीएनएस। अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने वाला कौन है, दिस इज पेरिफेरल। सही बात। इसका मतलब यस क्या है मैम। कि जो भी मैसेज को लेके जाना है, मान लो ये मेरा ब्रेन है एंड ब्रेन से मुझे सपोज मेरे लेग्स के पास अगर मैसेज लेके जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो ब्रेन से मैसेज कौन लेके जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो भी नर्व्स आएंगे वो लेके जाएगा। एंड लेग्स पे कुछ लग गया हो, मान लो कुछ चोट लगी है, तो चोट भी कौन लेके आएगा, पीएनएस ही लेके आएगा। बट दोनों के रूट अलग है, दोनों में काम तो इन्वॉल्वमेंट तो पीएनएस का ही है, बट दोनों का रूट अलग है। तो जो मैसेज लेके जाता है टुवर्ड्स ब्रेन इज एफरेंट। सिंपली किडनी वाला किस्सा हमारा, एफरेंट मतलब अंदर जाना। एंड ब्रेन से वापस जब हम लेग्स की तरफ आएंगे तो इफरेंट वाले फाइबर्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ओवरऑल सारे ऑटोनॉमिक हो या सोमैटिक हो, ये सारे फाइबर्स को हम और एक तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे वाले फाइबर्स जो हमारा ऑर्गन है, बॉडी सिस्टम जो है ऑर्गन है, वहां से मैसेज जब लेके जाता है टुवर्ड्स ब्रेन, ब्रेन की तरफ जब जाएंगे, अंदर जब जाएंगे तो एफरेंट वाले फाइबर्स, वहां से वापस जब ऑर्गन की तरफ जब बाहर आएंगे तो इफरेंट फाइबर्स। आई गेस आपने किडनी पढ़ी है तो इसको ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगा, है ना। Yes, ma'am. Afferent and efferent fibers. So let's study now neurons. आपको जीआईएफ दिख रहा है क्या कि कैसे नर्व्स कंडक्ट कर रहे, कैन यू सी। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. सो लेट्स सी कि अब न्यूरॉन कैसे बनता है, इसका क्या है स्ट्रक्चर। कौन कौन बताएगा, एनीबडी कैन डिस्क्राइब। मैम स्क्रीन पे तो विजिबल है ही। हाँ फिर मैं बता दे रही हूँ मैं, ये है क्या पता, ये मेरी, डेंड्राइट्स। बट इसको मैंने क्या नाम दिया पता है, इमेजिन करो कि मैंने इसको क्या ही वर्ड दिया होगा, जस्ट इमेजिन माय वाइल्ड थिंकिंग। एनीबडी। मैम हेयर। नहीं सोचो सोचो मैंने इसको मैम क्या हेयर। दिया होगा। ये है ना डायन है, पता है ये डायन है जिसको मैंने कहा डेंड्राइट्स जो होते हैं ना नहीं इकरा, बहुत ही वाइल्ड इमेजिनेशन है मेरी। तो ये दिखते ना डायन जैसे लंबी लंबी चोटी वाली, तो ये जो डायन है ना, ये यस मैम। डायन जिसको मैंने नाम दिया है डेंड्राइट्स। एंड ये जो मेन ब्रांच होता है ये होता, अच्छा इसको अलग कलर से करते हैं हम नेमिंग को, डेंड्राइट्स, देन दिस इज डेंड्रॉन। फिर ये लंबी चोटी हमारी डायन की जो कहलाएगी एक्सॉन। एंड चोटी का नीचे वाला हिस्सा जहां पे हम रबर बांधते हैं दैट इज दिस एक्सॉन टर्मिनल, जिसको हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। ये टर्मिनल ही है वैसे, एंड ही है, बट एंड पे जो ऐसे राउंड एंड थोड़ा सा बल्ज्ड स्वेलिंग जैसे दिखता है ना यहाँ पे, ये राउंड राउंड शेप जो है दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक यस मैम। नॉब। फिर ये चोटी पे और क्या होता है, वी हैव थिन लेयर दैट इज कॉल्ड एज एक्सोन। एक्सॉन के ऊपर, चोटी के ऊपर और एक लेयर है, वो क्या है, माइलिन एक्सोप्लाज्म। शीथ। एक्सोप्लाज्म एक्सॉन के अंदर है बच्चा जी, एक्सोप्लाज्म हियर, माइलिन शीथ। ओके, एंड माइलिन शीथ किस चीज से बना है, माइलिन शीथ बनता है कुछ फैट्स एंड प्रोटीन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स है। यस लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एक ही बात है। एंड इनके बीच में कौन है, रणवीर सिंह, नोड्स ऑफ नोड ऑफ रणवीर।
यस, नोट्स ऑफ रेनवियर। एंड ये गड्ढे गड्ढे इज नथिंग बट योर नोट्स ऑफ रेनवियर। साथ ही और एक चीज है, किससे निकाले, ये पर्पल चीज से निकाल रही हूं मैं, कुछ सेल लाइक स्ट्रक्चर। तो चांद शेल। क्या है, फिर से बोलो। श्वान, मैं तो श्वान कहती हूँ, आप क्या कहते हैं इसको? सिचुआन सेल। सेजवान सेल बोल दो, चलो कुछ याद रहता तो सेजवान सेल बोल दो, चलो सेजवान चटनी एंड सेजवान नूडल्स तो याद रहता है ना। Yes, ma'am. ओके, Yes, बट ma'am. टेक्निकली तो श्वान एक्चुअली साइंटिस्ट का नेम है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट हिम। श्वान सेल इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था। तो सो ये है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर न्यूरॉन का। ये क्या है, ये बॉडी कहलाएगी। तो पूरा जो न्यूरॉन का बॉडी होता है, सी बॉडी में हर एक चीज आएगा, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, न्यूक्लियस आएगा, सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स नॉर्मल सेल्स में जो होती है वो सब होती है। बट ओनली वन थिंग विल नॉट बी देयर, दैट इज एनीवन, बिकॉज इसके वजह से ना न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते, न्यूरॉन्स डोंट डिवाइड। Ma'am, DNA. Yes, ma'am, DNA. नहीं बच्चा, न्यूक्लियस है मतलब डीएनए है ही। सेंट्रियोल्स नहीं होती है इनमें, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या करती थी, स्पिंडल फाइबर बनाती थी। सेल डिवीजन को याद करो, सेंट्रियोल्स मेक्स स्पिंडल फाइबर। सेंट्रियोल्स ही नहीं तो स्पिंडल फाइबर नहीं, स्पिंडल फाइबर नहीं तो डीएनए को कितना भी डबल करो आप डिवाइड कर ही नहीं पाते हो। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि न्यूरॉन्स एक बार अगर डैमेज हो गए तो पैरालिसिस होता है ना। क्यों होता है? बिकॉज ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अगर जोर से मार लग गया, वहां की चीजें नस अगर कुछ दब गई या डैमेज हो गई, इट कैन नॉट डिवाइड। बाकी कोई भी ऑर्गन को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो, वहां के ऑर्गन को डिवाइड करने पे मजबूर कर सकते हो, बट नॉट योर न्यूरॉन्स, क्योंकि बेचारे के पास सेंट्रियोल्स ही नहीं है, तो कहाँ से डिवाइड करे, है ना। यस इकरा, अच्छे से याद रखना अब इसको। तो यस, देन नॉर्मली इसके अंदर भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एक्सॉन के अंदर होता है एक्सोप्लाज्म। और क्या चीजें रह गई, एनीथिंग डिड आई मिस आउट? डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन, मैम एक्सोप्लाज्म, ग्रेन्यूल्स रह गए। क्या रह गया, निसिल ग्रैन्यूल्स रह गया ना। मैम ग्रेन्यूल्स। यस यस यस, तो कुछ कुछ ऐसे ग्रैन्यूल्स होंगे यहाँ पे, कहाँ लिखूं मैं, स्मॉल एंड मैम स्मॉल। सेल बॉडी। हाँ, निसिल ग्रैन्यूल जिसको हम कहते हैं। निसिल ग्रैन्यूल्स पता है आपको एक्चुअली में क्या है, किसने देखा है क्या? व्हाट डू यू नो बाय निसिल ग्रैन्यूल्स? एनीबॉडी नोस कि एक्चुअल में ये है क्या, कहाँ पे होता है ये? सेल के बॉडी में यहाँ पे होंगे कुछ ग्रैन्यूल जैसे स्ट्रक्चर, इधर इधर इधर, बट ये एक्चुअली है क्या? एनीबॉडी नोज व्हाट इट इज? सिंपल सा आंसर है, आप मैं बताऊंगी ना आप सोचोगे अरे मैम ये होता है क्या निसिल ग्रैन्यूल्स, यू विल से लाइक दैट। Ma'am, ribosome. मैम प्री आरईआर एंड राइबोसोम होते प्रोटीन फैक्ट्री। वेरी गुड, शाफिया है क्या ये? हु आंसर्ड दिस? यस मैम साफिया। awesome awesome शाफिया, सही बात सही बात। जब हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ जाता है राइबोसोम्स के साथ, तो वो जो लपेटता है ना राइबोसोम्स के अपने ऊपर, वो ऐसे ग्रैन्यूल्स बनाता है डॉट 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 जैसा, तो दैट इज नथिंग बट निसिल्स ग्रैन्यूल्स। तो जबकि निसिल्स में इनको देखा था इन द न्यूक्लियस, इसलिए नाम है, बट टेक्निकली ये क्या है, प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री न्यूरॉन के अंदर। नॉर्मल हमारा ईआर क्या करता है, ईआर राइबोसोम आरईआर मतलब सिंपली हमारे बाकी सेल का आरईआर क्या कहता है, राइबोसोम प्लस ईआर आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये भी निसिल ग्रैन्यूल्स भी प्रोटीन फैक्ट्रीज ही है, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है ये, ऐसा अलग सा कुछ नहीं है, दिस इज सिंपल हमारा ईआर एंड राइबोसोम, हम पहचानते हैं इसको, ये भी हमें पहचानता है वैसे। ओके क्लियर, ये तो सब हो चुका। निसिल ग्रैन्यूल्स, एक्सोप्लाज्म, माइलिन शीट, न्यूरेलेमा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे न्यूरॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज न्यूरेलेमा, नोट्स ऑफ रेनवियर। एक चीज बताऊंगी मैं, जो ये पॉइंट है एक्सॉन हिलॉक, एक्चुअली कभी आएगा नहीं बट फिर भी अगर आ गया तो ये जो नेक रीजन है, मतलब हमारी डायन की जो मुंडी है, मुंडी, दैट इज कॉल्ड एज हिलॉक या ट्रिगर पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिगर पॉइंट।
या ट्रिगर जोन कह लो, क्योंकि यहाँ से हमने अगर देखा स्टिमुलाई कैसा आ रहा था, स्टिमुलाई जो आ रहा था इम्पल्स वो यहाँ से आ रहा था, बाहर से ऐसे ट्रेवल होके यहाँ से वो अंदर की तरफ जाता है, मीन्स इनसाइड, टुवर्ड्स इनसाइड द स्टिमुलाई इज गोइंग, सेंट्रीपिटल मैनर में जाता है स्टिमुलाई। तो ये हिलॉक क्या करता है, ट्रिगर जोन क्या करता है, स्टिमुलाई को पास ऑन करता है टू द एक्सॉन। तो डेंड्राइट एंड एक्सॉन का जो जॉइनिंग पॉइंट है इज कॉल्ड एज हिलॉक, जहां पे स्टिमुलाई क्या होगा, ट्रिगर होगा आगे एक्सॉन की तरफ। Yes, that is what I wanted to tell you about the hillock. Then synaptic knob रह गया बच्चा जी। synaptic knob क्या है, synaptic knob है जो ये एंड सबको दिख रहे हैं ना, एक न्यूरॉन का एंड आगे जाके जुड़ेगा दूसरे न्यूरॉन के साथ, मतलब ये जो पूंछ है ना, ये चुड़ैल की जो पूंछ है, ये चोटी का जो एंड है, ये जुड़ता है दूसरे चुड़ैल के हाथ के साथ, मतलब दूसरे चुड़ैल के क्या, डेंड्राइट्स के साथ। ये चुड़ैल नहीं है, ये डायन है, भूल गई मैं भी, देखो चुड़ैल बोलने लगे बेचारी को। तो दिस इज इन इनटू कनेक्शन। सिनेप्टिक नॉब मतलब पहला एक्सॉन टर्मिनल जो है पहले न्यूरॉन का, वो कनेक्ट करेगा दूसरे वाले न्यूरॉन को, कहां से, उसके डेंड्राइट से। हाँ कर सकते हो, ऐसे ऐसे लिखो मत, ये तो सिर्फ याद रखने के लिए, लिखना नहीं। ओके, सो सिनेप्टिक नॉब में क्या होता है, ये ना इसमें ढेर सारा केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। अब न्यूरो एंड ट्रांसमीटर, न्यूरो मतलब क्या, न्यूरॉन्स के बीच में कुछ ऐसा चीज को ट्रांसफर करना, क्या ऐसा चीज, दैट इज नथिंग बट इम्पल्स को ट्रांसफर करना। जब मैं आपको सिनेप्स पढ़ाऊंगी या इम्पल्स पढ़ाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि ये न्यूरो ट्रांसमीटर का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, अभी इतना ही समझो। पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स, जस्ट रिमेंबर ऑल द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, सेल, साइटोन, सेल बॉडी। कभी कभी सेल के बॉडी को ना बच्चा सोमा भी कहते हैं, समटाइम्स इसको सोमा भी कहा जाता है। तो सोमा इज अगेन नथिंग बट द सेल का बॉडी या साइटोन ही। ओके, एंड डेंड्रॉन, डेंड्रॉन के ब्रांचेस डेंड्राइट्स हमने कर दिए हैं, सेंट्रिपिटल फैशन। यस, दिस इज डन। Now can you see the difference between the two neurons? आपको जो GIF दिख रहा है इसमें कुछ फर्क दिख रहा है आपको? What do you see? Yes मैम, माइलिन शीट का। Yes, sir, my. करेक्ट, मतलब एक एक्सॉन जो है जिसके ऊपर माइलिन शीट है, दूसरा एक्सॉन जो है उसके ऊपर माइलिन शीट नहीं है। बट माइलिन शीट होने या ना होने से जो इम्पल्स जा रहा है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा है, देखो। व्हाट इज इट? एक थोड़ा दूर तक जा रहा है और एक पास में ही खत्म हो जा रहा है। नहीं, और ठीक से देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सॉन की बात हो रही है, तो दूर या पास की बात नहीं होगी। एक फास्ट जा रहा होगा मैम, एक Yes, फास्ट जा रहा है, yes. स्लो जा रहा है। स्लो है। दीपक, इकरा, वेरी ट्रू। एक जा रहा है फास्ट तो दूसरा जा रहा है स्लो। तो ये माइलिनेटेड वाले जो है दे आर वेरी फास्ट, क्योंकि ये जो रैनवियर है ना, नोट्स ऑफ रैनवियर, ये रैनवियर क्या करते हैं, हर बार ऐसे जब इम्पल्स आएगा तो उसको, जैसे हमारा रबर का बॉल है, अपने जोर से फेंक के मारोगे तो उतने देर से वो वापस भी आएगा। तो जब यहाँ पे इम्पल्स ऐसे अंदर जाता है, ये एकदम से उड़ के ऊपर आएगा, देन लाइक दिस। तो ये जो रिवर्स आके जो जाता है ना तेजी से, इसके वजह से, ये नोट्स ऑफ रैनवियर की वजह से क्या हो जाता है, इम्पल्स ज्यादा फास्टली ट्रेवल करता है। बट ये क्या है, नॉन माइलिनेटेड में सिंपल सा प्लेन रास्ता है, देयर इज अ प्लेन रूट। तो ये प्लेन होने की वजह से सिंपल सा अपना रास्ता चलते रहेगा, यहाँ पे और कोई ट्रिगर करने के लिए, बूस्ट अप देने के लिए, कोई किक देने के लिए नहीं है, जैसे नोट्स ऑफ रैनवियर में है। तो बस यही फर्क है हमारा माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड सेल्स में। एक और मैं एक्स्ट्रा चीज बताना चाहूंगी यहाँ पे कि हमने नर्वस सिस्टम में, लेट मी राइट इट, कहाँ लिखूं, देखो, नर्वस सिस्टम में हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ते हैं, न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं, सही बात। बट सिर्फ न्यूरॉन के यहाँ पे बात नहीं होगी, न्यूरॉन के साथ कुछ नॉन न्यूरल सेल्स भी होते हैं, कुछ नॉन न्यूरल सेल्स।
फॉर एग्जाम्पल ग्लायल सेल्स, श्वान इज an example of glial cell. आ गया. या फॉर एग्जाम्पल ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स. तो ये क्या है? ये नॉन न्यूरल सेल्स है बच्चा, इनको आपको याद रखना नहीं है. देयर इज नो रिक्वायर्ड टू रिमेम्बर. मैं सिर्फ इसको इतना बता रही हूँ क्योंकि आपका जो माइलिन शीट है, जो हमने श्वान सेल पढ़ा, टेक्निकली ना श्वान सेल एक्सॉन का हिस्सा नहीं है. ये अगर एक्सॉन है मेरा, एक्सॉन के ऊपर ये श्वान सेल्स ऐसे अलग से बैठे हुए हैं एंड इन्हीं सेल ने अपने इर्द गिर्द में जो लेयर बना के रखी है उसी को हम कहते हैं माइलिनेटेड शीट्स. तो श्वान सेल इज नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्टली न्यूरॉन, वो एक नॉन न्यूरल सेल है. ग्लायल सेल का एग्जांपल है वो एक्चुअली. तो मुझे यहीं पे वो बताना था कि कुछ कुछ नॉन न्यूरल सेल, जैसे आप गैंग्लिया पढ़ोगे, ग्लायल सेल पढ़ोगे, तो ये आप कभी भी अगर ये टर्म पढ़ोगे तो दे आर नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ एक्सॉन, बट ये इंपॉर्टेंट होते हैं. ये क्या करते हैं ना, ये न्यूरॉन को डेवलप करने में, इनको प्रोटेक्ट करने में, इनको सपोर्ट करने में बहुत जरूरी है. जैसे देखो ये श्वान सेल ने क्या किया, अपने इर्द गिर्द में ये बना लिया माइलिन शीट फैट्स एंड प्रोटीन्स का, जिससे क्या हो जाएगा, ये इंसुलेशन कर देगा एक्सॉन को. प्रोटेक्शन हो गया कि नहीं? इंसुलेशन मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होनी है, हीट कंडक्ट नहीं होनी है. तो ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये नॉन न्यूरल सेल्स जो किसी ना किसी तरीके से न्यूरॉन को हेल्प करेंगे. तो टेक्निकली श्वान सेल हिस्सा नहीं है न्यूरॉन का, वो एक नॉन न्यूरल सेल है जो हेल्प करता है. तो माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड में फर्क यही आएगा कि आपको इम्पल्स के बारे में अगर बताना है तो यस, इम्पल्स फास्टर आता है माइलिनेटेड में, यहाँ पे आएगा स्लोअर. क्यों होता है ऐसा? बिकॉज होता है प्रेजेंस ऑफ नोड्स ऑफ रैनवियर. यहाँ पे होगा रैनवियर एब्सेंट, यहाँ पे शीट प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है. बट शीट एब्सेंट है इसका मतलब श्वान सेल्स नहीं है, ऐसा नहीं. श्वान सेल्स यहाँ पे होंगे, श्वान सेल्स यहाँ पे है, बट वो कोई भी प्रोटीन लेयर या फैट्स का लेयर सिक्रेट नहीं कर रहे. फर्क बस वही है. गेटिंग द डिफरेंस? यस मैम. शाफिया, इनकी लोकेशन मैंने अभी वही दिखाया ना, ये जो श्वान सेल्स है, श्वान सेल इज एक्चुअली अ नॉन न्यूरल सेल. नो मैम, जो आपने एग्जांपल्स बताए थे ना, न्यूरॉन के इर्द गिर्द नहीं होते, वो आसपास ही होते, क्योंकि उनको सपोर्ट करना है ना. तो नॉन न्यूरल सेल्स आर ऑलवेज इन कांटेक्ट एंड इन अ विसिनिटी. विसिनिटी मतलब क्या? क्लोज रहते हैं वो हमेशा. ओके मैम. उसको वो सारे नाम को याद मत करो, नॉट नेसेसरी, आपको है भी नहीं वो. मुझे ना श्वान सेल की कहानी बतानी थी कि कैसे वो माइलिनेटेड शीट को सिक्रेट करता है, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया मैंने, और कुछ नहीं. तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ न्यूरॉन, देन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन. ओके, आगे चले. यस मैम. वैसे आप लोगों ने बहुत ही फटाफट ग्रास्प कर लिया यार. मुझे पता नहीं था कि आप लोग सही में इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड करोगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कोऑपरेटिव. ओके, तो लेट्स सी. अब न्यूरॉन को ना हम, एक तो हमने माइलिन शीट के आधार पर डिवाइड किया, ठीक है. दूसरा डिवीजन हम देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स. 3 डिविजन है कुल. हम न्यूरॉन को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. पहला तरीका माइलिन शीट का प्रेजेंस एंड एब्सेंस. एंड बच्चों ये तो बताना भूल गई मैं कि इसकी लोकेशन क्या है. माइलिनेटेड जनरली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं एंड ये पीएनएस में होंगे, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमारी प्रोसेसिंग चलती रहती है ना, मैसेज जो आएगा पीएनएस से, जो मैसेज आएगा उसको हम ब्रेन में पढ़ेंगे एंड उसका जवाब वापस से पीएनएस के पास भेजेंगे. तो जवाब पढ़ने का जो भी कार्य है दैट शुड बी वेरी फास्ट, वरना लेग्स को मुझे आज लगा है वो 2 घंटे के बाद रिस्पॉन्ड करेगा. तो इट वुड बी लाइक दैट. ऐसा होना अच्छा नहीं है ना. तो फॉर द क्विक रिस्पॉन्सेस ज्यादातर सीएनएस में आपको पाए जाएंगे माइलिनेटेड वाला एक्सॉन्स, एंड पीएनएस में थोड़ा सा नॉन माइलिनेटेड वाला हिस्सा आएगा. समझे? मैं भूल गई थी इस लोकेशन को बताना. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्सॉन के ऊपर हम कैसे डिवाइड करेंगे. एक्सॉन या डेंड्राइट के ऊपर, मतलब मान लो अब मेरे डायन के पास
क्या है, एक एक्सॉन तो है, मतलब एक लंबी चोटी तो है, एंड साथ में बड़े बड़े हाथ है उसके. सो यू कैन सी वन बॉडी एंड मेनी हैंड्स, मेनी डेंड्रॉन्स. तो ऐसी वाली डायन जिसके पास बहुत सारे हाथ है एंड एक बॉडी है, दैट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन. नाम से ही पता चलता है मल्टीपोलर, बहुत सारे नंबर में डेंड्राइट्स का होना. देन बाइपोलर से क्या समझ में आएगा? बाइपोलर मतलब दो ही चीज होगी, एक तो होगा एक्सॉन, दूसरा होगा डेंड्रॉन, दो ही चीज होगी. तो बाइपोलर न्यूरॉन में मतलब एक तरफ क्या है, लंबी चोटी है, दूसरी तरफ उसका एक हाथ है, एक हाथ एक चोटी, दैट्स इट. यू कैन सी वन डेंड्राइट, वन सेल बॉडी. एंड यूनिपोलर न्यूरॉन मतलब क्या, जहां पे इस डायन के कट चुके हैं पूरे हाथ, ओनली एक्सॉन इज प्रेजेंट, सिर्फ बॉडी है. मतलब जैसे डायन की जो शक्ति होती है चोटी में, तो चोटी को काट दो तो रह गया हमारा सिर्फ एक्सॉन, दैट इज यूनिपोलर. बट हमको ये रखना है याद कि इसकी लोकेशन क्या है. जनरली जो मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं वो हमारे ब्रेन में या सीएनएस में ज्यादातर हमको पाया जाएगा. इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो होती है हमारी, उसमें आती है मल्टीपोलर न्यूरॉन, सीएनएस का हिस्सा. जैसे बाइपोलर न्यूरॉन में जैसे आईज, ईयर, सेंसिंग वाले जो ऑर्गन्स है, उसमें होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन, नोज वाले. एंड यूनिपोलर न्यूरॉन तो बच्चा ये ना सिर्फ एम्ब्रियो वाले स्टेज में होता है, उसके बाद ये डेवलप कर जाएगा एक तो बाइपोलर में या मल्टीपोलर में. मतलब अडल्ट्स में हम ज्यादा यूनिपोलर न्यूरॉन को नहीं देखते. ये एक बहुत ही छोटा सा प्रिमिटिव वाला न्यूरॉन है. प्रिमिटिव मतलब सबसे पहला जो बनता है वो वाला न्यूरॉन है. एंड ये सारे न्यूरॉन बनते कहां से है? एनीबॉडी नोज व्हाट इज द ओरिजिन? जर्म लेयर कौन सा है? नर्वस सिस्टम कौन से जर्म लेयर से बनता है? पढ़ा है आपने ये? एक्टोडर्म से बनता है नर्वस सिस्टम. मतलब हमारे 3 जर्म लेयर है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म. तो हमने, आपको याद है मैंने कहा था किडनी एंड हार्ट क्या है, दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन. नर्वस सिस्टम क्या है, एक्टोडर्म से आया है, तीसरा लेयर है वो. तो ये क्लियर. माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, प्रेजेंस ऑन द शीथ हमने डिवाइड किया. फिर कितने डेंड्राइट्स हैं, कितने एक्सॉन्स है, उसके ऊपर हमने न्यूरॉन्स को डिवाइड किया. मल्टीपोलर मतलब बहुत सारे डेंड्राइट्स का होना. बाइपोलर मतलब एक ही डेंड्राइट, एक ही एक्सॉन. एंड यूनिपोलर मतलब डेंड्राइट्स है ही नहीं, सिर्फ एक्सॉन है वहां पे. जनरली एम्ब्रियो में होता है ये ऐसा. अब तीसरा जो टाइप है न्यूरॉन का, वो हम उनके फंक्शन के हिसाब से कर सकते हैं डिवाइड. फंक्शन के हिसाब से हम करेंगे डिवाइड. तो लेट्स टेक विद द हेल्प ऑफ दिस. सी, अब इसमें मोटार न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन, इसी को हम रिले न्यूरॉन भी कहते हैं. इन तीनों का क्या है फर्क या क्या मतलब है? इतना तो आपको पता है ना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मान लो मैंने कोई बॉडी, मतलब सपोज यू टच द हॉट ऑब्जेक्ट, कोई हॉट चीज को आप छू लेते हो तो हैंड क्या कर लोगे आप, पीछे ले लोगे हाथ को. तो हाथ को पीछे लेने का आपको कहां से मिला मैसेज? ब्रेन से मिला. मतलब जैसे आपने हाथ को टच कर लिया किसी हॉट ऑब्जेक्ट से, द मैसेज वाज सेंड टू द सीएनएस. तो ये, हाँ, तो कौन से सेंड करेंगे? विच न्यूरॉन्स विल सेंड द मैसेज? एस वाले न्यूरॉन सेंसरी सेंड करेगा, सेंसरी, एसएस. सो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, किसी भी ऑर्गन से मैसेज को लेके जाएगा टू द ब्रेन. मान लो उल्टा काम कौन करेगा, उसका ही रिवर्स काम करेगा मोटर. क्या करता है, सेंसरी ने जो इंफॉर्मेशन लेके आया कि भाई क्या हुआ, हाथ को लग गया है कुछ गरम सा, हाथ को लेना है पीछे, तो सेंसरी न्यूरॉन ने जो इंफॉर्मेशन लेके आई थी वो यहाँ पे हो गई प्रोसेस, रीड किया गया, फिर समझा गया, एंड मोटर न्यूरॉन को बोला गया कि जा भाई अब हाथ को पीछे ले. तो ये बहुत तेजी से होता है, ऐसा नहीं कि मैंने हाथ छू लिया 2 मिनट वैसे ही रुकी हूं मैं, उसके बाद पीछे लूंगी. नो, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. बहुत ही कम सेकेंड्स में ये काम होता है. यू कैन इमेजिन कितने तेजी से ये न्यूरॉन्स जाते होंगे.
ठीक है, जस्ट इमेजिन, छू लिया तो फटाक से अपने हाथ पीछे लेते हो। ऐसा कभी हुआ है क्या कि 2 मिनट वहां पे चिपके बैठे हो? ऐसा नहीं होता है ना, हॉट कुछ छू लिया टिल माय ब्रेन गिव्स अ मैसेज। ऐसा नहीं होता है क्योंकि न्यूरॉन्स आर वेरी वेरी क्विक। अच्छा बच्चों, 15 लोग थे और अभी 8 हो गए, क्या हो गया? इतना बोर हो गया चैप्टर? नो मैम। तो मोटार न्यूरॉन ने क्या कर दिया, अब मैसेज वापस लेके आया हैंड के पास टू रिमूव। बट नाउ द थिंग इज, यहाँ पे जो कहानी चली, द स्टोरी विच हैपेंस इन द सीएनएस, सेंसरी न्यूरॉन्स एक्सेप्ट करना, उसको रीड करना, मैसेज को प्रोसेस करना, ये किसने किया? ये किया रिले वाले ने। दिस इज डन बाय द रिले वाला न्यूरॉन। मतलब इन दोनों के बीच में ये खेलेगा, सेंसरी से मैसेज एक्सेप्ट करेगा, रीड करेगा एंड भेजेगा टू द मोटर कि जा भाई इसका जवाब ये है, लाइक दैट। हाँ क्या करा? ओके, सो दिस विल प्ले मतलब ये प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, कहाँ पे? ब्रेन में। ये ब्रेन में मैसेज को प्रोसेस करेगा रिले वाला न्यूरॉन। यस, करेंगे रिपीट। तो क्या क्या पढ़ा हमने? लेट्स सी कि हम न्यूरॉन को किस अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले हम डिवाइड करते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट। तो इसके प्रेजेंस पे हमने माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड पढ़ा, सही बात? बाद लेट्स सी दूसरा वाला, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। इसके डिपेंड के ऊपर हमने क्या देखा? पहला देखा मल्टीपोलर वाला न्यूरॉन। मल्टीपोलर में क्या है? एक एक्सॉन है, बहुत सारे डेंड्राइट्स है, मल्टी मतलब बहुत सारे डेंड्राइट्स। फिर दूसरा हमने देखा बाइपोलर न्यूरॉन, जहाँ पे क्या है? एक एक्सॉन एक डेंड्राइट। एंड लास्ट में देखा यूनिपोलर, ओनली वन, जिसमें ओनली वन। हाँ, यूनिपोलर में सिर्फ एक्सॉन है। ओके, देन अब तीसरा हमने डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस, फंक्शंस के ऊपर पहला कौन सा देखा? सेंसरी वाला न्यूरॉन, जो मैसेज लेके जाता है टू द ब्रेन, ऑर्गन की तरफ से। फिर मोटर न्यूरॉन, जो ब्रेन से वापस लेके आएगा टू द ऑर्गन। एंड इंटर, या इसको हम कहते हैं रिले न्यूरॉन। ऐसे हमने न्यूरॉन को अलग अलग हिस्सों में दिया है डिवाइड करके, डिपेंडिंग अपॉन माइलिन शीट, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन एंड फंक्शंस। यस, इतना क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, अगर इतना क्लियर है तो अब कर रहे हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंपल्स कंडक्शन का। ये मुझे पता है कि आप लोगों को मैम ये डिफिकल्ट है, नहीं समझेगा ये वो, बट इसको आसानी से पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। एंड बाद में प्लीज रिमाइंड मी टू पोस्ट द वीडियो लिंक। लास्ट टाइम में मैंने वीडियो लिंक पोस्ट किया था ग्रुप में, किसी ने देखा खोल के? यस मैम, वो देखा था, किडनी वाला, ऑस्मोलरिटी को समझने वाला। यस मैम। ठीक है, चलो अब नर्व की इम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं कैसे। बिकॉज व्हाई आई एम डूइंग दिस बच्चा जी, इम्पल्स के बारे में थोड़ा पढ़ने के लिए 15-20 मिनट्स लेगा। तो जैसे ही मेरा इम्पल्स खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपका में जो क्लास है दैट आई एम गोइंग टू मर्ज टुमारो। मैं अभी सभी को बता रही हूँ, जैसे बहुत लोग तो छोड़ के चले गए, बट नाउ अगेन आई एम टेलिंग, यू कैन टेल अदर पीपल। टुमारो थर्सडे है, थर्सडे 9:30 to 10:30 के बीच में कोई क्लास होता है आपका? नो। तो व्हाट विल डू, 9:30 to 10:30 आपका ये वाला क्लास आगे हाँ ठीक है, कोई और क्लास नहीं है तो मैं यहाँ पे आपका क्लास मर्ज कर रही हूँ विद द बैच 19 बिकॉज ऑफ द सिलेबस कवरेज। तो आप दोनों को मैं साथ में लेके चलूंगी, क्योंकि सैटरडे वाला क्लास आपका मिस हो जाता है, करेक्ट? कल क्लास है। कल क्लास है? हाँ, 9 से 10 केमिस्ट्री का। कितने बजे? 9 से 10 है। 9 एक to लोग को 10। एक जन बात करो यार।
इज इट एक्स्ट्रा क्लास या रेगुलर क्लास? एक्स्ट्रा मैम क्लास। एक्स्ट्रा। ऑलरेडी दिया है क्या स्लॉट 9:30 वाला? मैम 9 to 10 है। रात को ना 9 to हाँ 10? हाँ मॉर्निंग में ले लो। नहीं, मॉर्निंग में वो वाली बैच नहीं होती ना बच्चा, उनका बैच 9:30 to 10:30 होता है, तो मैं उनके साथ आपको मर्ज कर रही थी ताकि आपका सिलेबस, क्योंकि सैटरडे आपकी क्लास मिस हो जाती है ना, इसके बाद सैटरडे क्लास होगी आपकी, फ्राइडे तो हो जाएगी, बट सैटरडे बिकॉज ऑफ द रिविजन क्लासेस आपका हो नहीं पा रहा है, तो या फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, यू हैव टू कम ऑन संडे फॉर 1 आवर। इज दैट ओके? मैम वो हो जाएगा। मैम ये कर लो ना, Yes, केमिस्ट्री ma'am. कवर हो गया तो आप रेगुलर क्लास ले लो, अल्टरनेट डेज में फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लेंगे। बहुत फास्ट बोल रहे हो नंदिता, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो आप? मैम केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिलेबस कवर हो गया ऑलमोस्ट, हाँ, तो आप रेगुलर क्लासेस ले लो और फिजिक्स और केमिस्ट्री को अल्टरनेट डेज कर लो। आई कैन नॉट डू दैट, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, दैट आई कैन नॉट डू। वो उनको मैं ऐसे शिफ्ट करने के लिए या फिर हिलाने के लिए बोल नहीं पाऊंगी। आपका क्लास ना थोड़ा एक क्लास से पीछे चल रहा है कंपेयर टू अदर बैचेस, तो थोड़ा सा मुझे इसलिए कवर अप करना था कंपेयर टू अदर क्लासेस, बट मैम कल ही तो कल 26 जनवरी है, छुट्टी होगी तो आप क्लास ले लेना। कब कब? कल किसी टाइम भी, कल कोई क्लास नहीं होगी क्योंकि 26 जनवरी ऑब्वियसली छुट्टी तो होगी, और नहीं भी होती तो वही मॉर्निंग बोल में रही ले हूँ ना, सकते मैं हो आप। कल की तो बात कर रही हूँ, मैं कल 9:30 को ही मर्ज करना है मुझे, बिकॉज जो बैच मेरा होता है जिसके साथ मर्ज कर रही हूँ वो 9:30। अच्छा ओके, वन थिंग कैन बी डन, अगर कोई और क्लास है ही नहीं सपोज, तो 9 to 10 है ना आपका, कल फिक्स है क्या 9 to 10 होना केमिस्ट्री? यस मैम। सर ने तो यही बोला था कि 9 to 10 ही लेंगे। ओके, देखते हूँ, अगर हो सकता है तो फिर मुझे 8 to 9 या 7:30 to 8:30 ऐसा कुछ कर सकते हैं। विच सर? विच सर मतलब कौन सा क्लास? अच्छा, we can do one thing, मैम अगर कन्हैया if सर he is going to take from 8:30 to 9:30 या 8:15 to 9:15, and then I can continue with 9:30 to 10:30 if anything happens, जो भी हो जाएगा मैं आपको ग्रुप में अपडेट करूंगी। if Okay, ma'am. is okay taking 1 hour पहले, तो पहले उनका कर लो 9:15 तक, उसके बाद मेरा। ओके, Okay, एंड ma'am. कुछ भी अगर Yes, सेशन ma'am. नहीं हो रहा है, इफ नथिंग इज गोइंग टू हैपन, तो देयर इज लास्ट ऑप्शन कि संडे को थोड़ा सा कंपनसेट करना पड़ेगा, या फिर सैटरडे को ही रिवीजन क्लासेस अगर आप सब लोग सुबह ले ले तो शाम को ले लेंगे हम एक एक्स्ट्रा क्लास, है ना? यू कैन डू दैट आल्सो। यस मैम, स्कूल छुट्टी मान लेंगे। शाम को ले लेंगे ना, शाम को क्यों चाहिए स्कूल की छुट्टी? मैम रिवीजन क्लास छूट जाएगी इसलिए छुट्टी मान लेंगे। अच्छा ठीक है, आई थिंक संडे इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ना सब कुछ सेटल नहीं हो रहा है। अगर कल सर मानते हैं तो आप पहले केमिस्ट्री देन बायो कर लेंगे मर्ज होके, मैं उस वाला क्लास का लिंक भेज दूंगी आपके ग्रुप में। नहीं मानते तो संडे 1 घंटा, सो दैट आपका एंड उनका सिलेबस पैरेलल आ जाए। ओके मैम। इजी, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसको मैं आज कर लूंगी ना तो यू विल बी इन पैरेलल विद देम। आज अगर आप 15-20 मिनट्स रुक जाते हो तो आपका फिर से उनके साथ पैरेलल आएगा, एंड कल भी जुड़ोगे तो आप साथ में ही चलोगे फिर उनके। चलो लेट्स सी कि क्या क्या होती है इन द नर्व इम्पल्स। तो 4 स्टेजेस है बच्चा जी, नर्व इम्पल्स के ना 4 फेज या 4 स्टेजेस हम कह सकते हैं। पहला कहेंगे हम पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड सिनेप्स। तो टुडे विल सी दीस 3 फेजेस। सिनेप्स में आपको मर्ज क्लास में कंटिन्यू कराऊंगी। ओके तो देखो व्हाट हैपेंस नाउ। अब हम कहानी कहां पढ़ रहे हैं? नाउ इमेजिन करो कि यहाँ पे कोई इम्पल्स आ रहा है, मतलब ये मेरे हाथ की न्यूरॉन है हाथ ने कुछ गर्म चीज को छू लिया, तो यहाँ वाले ने सेंस कर लिया क्या? दिस इम्पल्स। तो क्या होगा ना, इसी को जूम करके हम मेम्ब्रेन में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं कैसे निकाल रही हूँ? मान लो ये मेम्ब्रेन है। ओके, सो व्हाट विल हैपन, इनिशियली मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे पोटेशियम आयंस क्या होते हैं? अंदर की तरफ होते हैं। खूब सारे पोटेशियम आयंस कहाँ है? अंदर की तरफ है।
एंड उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, बहुत सारे सोडियम आयंस वुड बी, लेट्स डेजिग्नेट बाय Outside. कलर, यस, आउटसाइड। आउटसाइड में होंगे। बट क्या इसका मतलब ये है कि बाहर कोई पोटेशियम है ही नहीं या अंदर कोई सोडियम है ही नहीं? ऐसा नहीं, अंदर भी एक दो सोडियम हो सकता है एंड बाहर भी एक दो पोटेशियम हो सकता है। बट मात्रा जो है, मात्रा, दैट इज द अमाउंट वुड बी मोर वेयर आउटसाइड द सेल वुड बी सोडियम का ज्यादा, इनसाइड द सेल वुड बी पोटेशियम का ज्यादा। नाउ इसकी वजह से क्या होने वाला है, बिकॉज ऑफ दिस एक ग्रेडियंट बन रहा है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? ग्रेडियंट। किसका ग्रेडियंट बना? आयोन्स का, करेक्ट? Yes. तो पोलैरिटी बन गई ना, इसके वजह से क्या हो गया, देयर इज अ पोलैरिटी फॉर्म्ड। यहाँ पे बन गया थोड़ा सा नेगेटिव साइन एंड यहाँ पे बन गया पॉजिटिव साइंस। आपको साइंस के ऊपर ध्यान देना है। अब आप बोलोगे कि पोटेशियम तो एक कैटायन है, फिर भी नेगेटिव क्यों? तो नेगेटिव इसको क्यों दिया है? कंपैरिजन अगर करें सोडियम एंड पोटेशियम के कंटेंट में, तो सोडियम एंड पोटेशियम के कंटेंट में अगर कंपैरिजन करें, दोनों भी है तो पॉजिटिव, बट अंदर की तरफ थोड़े कम पॉजिटिव होते हैं कंपेयर टू आउटसाइड। तो ये टेक्निकली थोड़ा सा लेस पॉजिटिव है। तो लेस पॉजिटिव को हम डायरेक्टली लेस प्लस ऐसा लिख नहीं सकते, इसलिए हम नेगेटिव लिखते हैं। क्योंकि हमेशा सोडियम, जब 3 सोडियम बाहर होंगे तो 2 पोटेशियम अंदर होंगे, मतलब कभी ना कभी हमेशा सोडियम का मात्रा पोटेशियम से ज्यादा होगी, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो। तो जिस तरफ भी ज्यादा सोडियम होगा वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, एंड जिस तरफ भी पोटेशियम होगा वो भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, बट सोडियम के कंपैरिजन में कम। इसलिए हम उसको कहेंगे नेगेटिव पोटेंशियल, जो अंदर की तरफ होगा सेल के इनसाइड एक्सोप्लाज्म में, एंड ये आउटसाइड है जो पॉजिटिव पोटेंशियल कहलाएगा। यस, क्या पूछा किसी ने? रिपीट कर दो मैम, वॉइस नहीं आ रही थी अभी जस्ट आपकी। मैम मेरी तरफ से नेटवर्क इश्यू हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा, कहाँ से, मतलब क्या नहीं सुना आपने? व्हाट डिड नॉट हियर? मैं यहाँ तक सुन लिया था कि लेस पॉजिटिव इनसाइड तक। हाँ, लेस पॉजिटिव इनसाइड मतलब सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं, 3 सोडियम अगर बाहर है तो 2 पोटेशियम अंदर होती है, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम हमेशा उल्टा बिहेव करेगी। अगर सोडियम सेल के अंदर आएगी तो पोटेशियम जाएगा बाहर, अगर सोडियम बाहर जाएगा तो पोटेशियम आएगा अंदर। तो ये जो होते हैं सोडियम पोटेशियम हमेशा उल्टा बिहेव करती है, कोई अंदर आता तो दूसरा बाहर जाएगा, दूसरा अंदर आएगा तो ये बाहर चला जाएगा। तो जब सोडियम को मैं ज्यादा बाहर रख रही हूँ तो ये अपनी पॉजिटिविटी ज्यादा दिखाता है कंपेयर टू द पोटेशियम, इसलिए बाहर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा, सेल के अंदर, न्यूरॉन के अंदर, एक्सोप्लाज्म में बनेगा नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव हम टू द डिफरेंस दिखाने के लिए कहते हैं, होता तो वो पॉजिटिव ही है, बट फॉर द चार्ज डिफरेंस वी से इट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो दैट इज व्हाट कि पोलराइज्ड बन गया। हमने एक तरफ रखी पॉजिटिव वाली पोलैरिटी, दूसरी तरफ रखी नेगेटिव वाली पोलैरिटी, मतलब कम पोटेशियम आयंस रखे हमने अंदर की तरफ। तो नाउ यू विल सेल लुक लाइक दिस, ये प्लस प्लस, ये नीचे हो गए माइनस वाली साइन। तो ऐसा जब होता है हमारा न्यूरॉन, दिस इज कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज। ये क्या है? रेस्ट पे है, मतलब यहाँ पे अभी कोई इंपल्स या कोई भी स्टिम्युलाई नहीं आया। अब हाथ में छू लिया कोई ऑब्जेक्ट एंड नाउ इंपल्स हैज अराइव्ड। नाम क्या हो जाएगा? ये सोडियम एंड पोटेशियम के ना होते हैं कुछ दरवाजे, जिसको हम क्या कहते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल्स, या इसको आप कहेंगे आयन चैनल्स, या सोडियम पोटेशियम पंप भी कह लो, पंप भी कहते हैं इसको। मतलब जो क्या करेगा, सोडियम एंड पोटेशियम को अंदर बाहर करवाएगा। तो इंपल्स का आते ही क्या हो जाता है, सोडियम को इशारा मिल जाता है कि ये दरवाजे खुल गए हैं, नाउ यू स्टार्ट कम इनसाइड। तो ये चैनल्स जो लगे हुए हैं ना, ये पूरे ऐसे मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं, सब तरफ, दोनों भी तरफ, ठीक है। ये जो छोटे छोटे दिखा रही हूं मैं, ये प्रोटीन कैरियर्स है। तो दीज आर गेट्स जो अलाउ करेंगे सोडियम एंड पोटेशियम को। तो क्या होगा, मान लो लेट्स टॉक अबाउट ओनली दिस पार्ट, साइट ए। तो जैसे इंपल्स आया, ये सारा खुल गया एंड सोडियम इज नाउ ट्रैवलिंग इनसाइड।
तो अब क्या हो गया, सोडियम एंड पोटेशियम दोनों भी अंदर है, सोडियम भी है पोटेशियम भी है, अभी तक पोटेशियम बाहर गया नहीं है। तो ये वाला छोटा फेज जो होगा, जैसे ही इंपल्स आता है फटाफट से ये दरवाजे एक दूसरे को खोलने लग गए, दैट इज कॉल्ड एज रिपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड मतलब हमने क्या किया, जो अच्छे खासे यहाँ पे रेस्ट में थे न्यूरॉन्स, वो हमने कर दे एक्टिवेट एंड पोलैरिटी को कर दिया डिस्टर्ब। पोलैरिटी क्या थी, प्लस एंड माइनस थी, ये हो गई डिस्टर्ब अब, क्योंकि सारे जो सोडियम आयंस थे वो अंदर आने लग गए हैं। तो नाउ इट इज कॉल्ड एज डीपोलराइज्ड। हमने पोलराइज्ड वाले जो यहाँ पर हिस्सा था पोलराइज्ड न्यूरॉन का, उसको कर दिया डीपोलराइज्ड, बिकॉज इंपल्स आ गया वहां पे। अब फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा, पोटेशियम बर्दाश्त नहीं करेगा एंड पोटेशियम विल स्टार्ट टू गो आउटसाइड। पोटेशियम सारे बाहर चल गए, मतलब यहाँ पे बन गया पोटेशियम का नाव ग्रेडियंट एंड अंदर की तरफ छोड़ दिया उसने सोडियम को कि आई कैन नॉट टॉलरेट यू, तो तू अंदर ही रह जा, मैं चला जाता हूं बाहर। इससे क्या हो गया, फिर से पहली वाली स्थिति हो गई, यहाँ पे फिर से बन गया नेगेटिव वाला कंडीशन, यहाँ पे बन गया पॉजिटिव वाला कंडीशन। पहली वाली स्थिति हो गई जैसे यहाँ पे थी, बट फर्क ये है, पहला ये पॉजिटिव वाला चार्ज बिकॉज ऑफ सोडियम था, यहाँ पे पॉजिटिव वाला चार्ज आएगा बिकॉज ऑफ पोटेशियम। यहाँ पर नेगेटिव था बिकॉज ऑफ पोटेशियम, यहाँ पे नेगेटिव आएगा बिकॉज ऑफ सोडियम। तो पोटेशियम एंड सोडियम की अब आप देख सकते हो जगह बदल गई है, रिवर्स हो चुकी है। अब पोटेशियम बाहर है, सोडियम अंदर है। इस वाले कंडीशन को हम कहेंगे रिपोलराइज्ड, मतलब वापस से हमारे रेस्टिंग वाले स्टेट में न्यूरॉन का आना। तो ये आगे बढ़ेगा कैसे, हाउ इट हैपेंस। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल ये रेस्ट में था, फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन पहले यहाँ पे रेस्ट में था, रेस्ट में होगा तो बाहर पॉजिटिव होगा, अंदर नेगेटिव साइन होगा। रेस्ट के बाद जैसे ही यहाँ पे आ गया इम्पल्स, तो क्या हो जाएगा, पोलैरिटी चेंज, मतलब सोडियम को भेजो अंदर, तो पोलैरिटी चेंज हो गई, मतलब दिस इज डीपोलराइज्ड। एंड नाउ पोटेशियम को भेजो बाहर, तो ऐसे क्या हो जाएगा, फिर से रिपोलराइज्ड। फिर यहां से इंपल्स आगे बढ़ेगा, इस वाले हिस्से को करेगा डीपोलराइज्ड, इस वाले हिस्से को रिपोलराइज्ड। ऐसे करते 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 वो जब तक एक्सॉन का टर्मिनल नहीं होता तब तक वो आगे बढ़ता रहेगा। मतलब जो भी यहाँ पे डीपोलराइज्ड हुए हैं वो आगे जब इंपल्स को ट्रांसफर करेंगे, मतलब यहाँ से हमने देखो इंपल्स को यहाँ से बी साइड पे ट्रांसफर किया है एंड बी से हमने करंट को वापस से ए साइड पे ट्रांसफर किया है, तो ए वाला फिर से पहले जैसे बन जाएगा, बट बी का जो है वो नेगेटिविटी ऊपर नीचे कर देगा। तो दिस विल ट्रैवल, depolarization, repolarization, depolarization, repolarization will travel until where, जब तक उनको एक्सॉन का टर्मिनल, एक्सॉन का एंड नहीं मिलता तब तक। इसके ऊपर एक वीडियो है मेरे पास, देखना चाहोगे एवरीवन? यस मैम। हाउ डू इम्पल्स इज गेटिंग कंडक्टेड। कहाँ गया? यस, अच्छे से समझेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एनिमेशन वगैरह देखते हो तो और आइडिया लग जाएगा आपको। दिख रहा है? तो देखो इम्पल्स हमेशा कैसे आया, यू कैन सी रेड एंड ग्रीन आरोज, बाहर से आया अंदर की तरफ डेंड्राइट से, देन सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन एंड एक्सॉन से जा रहा है एक्सॉन के टर्मिनल की तरफ। सो ये सेंट्रीपिटल है, अंदर की तरफ आना, दैट इज सेंट्रीपिटल। सो लेट्स सी कैसा होता है। पहले देखते हैं कि डेंड्राइट्स के पास क्या होगा, फिर देखते हैं एक्सॉन के पास क्या होगा। ये ऐसा डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन का वेव है, ये एक्साइट होते हैं फिर रिलैक्स होते हैं। मैम जैसे ECG में
हाँ, एक्साइट एंड सी, यू कैन सी हियर, आपने अभी देखा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का साइन देखा, यस मैम, ऊपर नीचे Yes. बराबर। कितने फटाफट वो चेंज होते गया एकदम से, डिड यू सी? देखो यस पहले प्लस बाहर है, माइनस अंदर है, करेक्ट। ये पोटेंशियल नॉर्मली होगी जब सेल रेस्ट पे होता है, जब न्यूरॉन कोई वहां पे इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति होगी पहले। जैसे इम्पल्स आया, देखो व्हाट यू कैन सी नाउ, अब आप देखोगे पहला वाला हिस्सा, देखो पहले वाले हिस्से में पहले माइनस हुआ बाहर एंड अंदर प्लस हुआ एंड फिर से प्लस हुआ एंड फिर से माइनस हुआ, यहाँ पे इन दिस एरिया। अब देखोगे, अब देखो सेकेंड में क्या हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ है एंड अंदर की तरफ प्लस है। ये जब इम्पल्स को आगे ट्रांसफर करता है ना, ये फिर से प्लस बन जाएगा, अंदर फिर से माइनस बन जाएगा, यू कैन सी, है ना। अल्टरनेटिवली कैसे गए, फिर से दिखाऊं, यस मैम। सी प्लस माइनस पहले कैसे थे वो, पहले वाले हिस्से में प्लस थे, अंदर माइनस थे, फिर से अंदर प्लस हो गए, माइनस हो गए एंड देन फिर से बाहर प्लस एंड माइनस। सो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये घूमता रहेगा जब तक वो एंड तक ना आ जाए तब तक। सी मैम 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 इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि इससे सोडियम ऊपर है और पोटाशियम नीचे है, फिर मैम बाद में जाकर पोटाशियम ऊपर आ जाता है, फिर सोडियम अंदर आ जाता है, हमको तो चार्ज प्लस। मेंटेन करने से मतलब है, पोटेशियम और सोडियम और चार्ज वहां पे मेंटेन हो रहा है, प्लस एंड माइनस, क्योंकि रेस्टिंग स्टेट क्या थी न्यूरॉन की, प्लस थी बाहर एंड माइनस थी अंदर। तो चार्ज वापस से अगर पोटेशियम ने मेंटेन कर दिया वापस से बाहर रीपोलराइज्ड में, वापस से अगर वो प्लस का चार्ज लेके आ सकता है बाहर, तो कोई मतलब नहीं है। वी वांट टू मेंटेन ओके द मैम। चार्ज, ओके, यस। तो देखो ये ऐसे कुछ होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम के पंप्स, आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल। अरे सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जनरली क्या होता है, आप देख सकते हो -70 मिलीवोल्ट लिखा है, मतलब क्या, अब ये चार्जेस है, ये जस्ट आपका फिजिक्स का जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होता है ना, उसके जैसे ये बिहेव करते सारे आयॉन्स, दीज आयॉन्स जस्ट बिहेव लाइक योर इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो सेल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिकल चार्ज -70 मिलीवोल्ट इतना होता है। तो जब हम बोलते हैं हमेशा कि सेल जब रेस्ट पे है, माइनस पे है, मतलब -70 मिलीवोल्ट इतना चार्ज उसने अंदर की तरफ समा के रखा है। जैसे इम्पल्स आएगा, ये -70 से घट के -50 -60 इतना आ सकता है, क्योंकि पॉजिटिव वाले साइंस हम डालने लग गए, तो इसकी नेगेटिविटी घटेगी, अब तो -50 60 ऐसे आने लग जाएगी। See what happened now? इम्पल्स को अब हम लेके आए, क्या हो रहा है, पहले स्टेट में इम्पल्स के वक्त सोडियम के चैनल्स खुल गए, तो बाहर के सोडियम आ गए अंदर। इसने क्या किया, सेल की पोलैरिटी को बदल दिया, अंदर की तरफ अब कम हो गया नेगेटिविटी, बाहर की तरफ कम होगी पॉजिटिविटी, इसलिए प्लस एंड माइनस साइन घटते हुए दिख रहा है आपको। अब इसने यही वाली चीज इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड किया टू द एक्सॉन। एक्सॉन को जाते जाते मैंने एक कहा था हिलॉक वाला स्टेटमेंट। हिलॉक मतलब क्या, हिलॉक इज ऐसा हिस्सा, नेक रीजन यू कैन से, जो ट्रिगर जोन होता है, जहां से आगे एक्सॉन के पास जाता है इंफॉर्मेशन। एक्सॉन से हम एक्शन पोटेंशियल शुरू करेंगे। सो लेट्स सी कि एक्शन पोटेंशियल कैसे शुरू होता है। ये सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स को वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी कहते हैं। बच्चा वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्यों कहे हमने, क्योंकि ये चार्जेस मेंटेन कर रहे हैं। These ions are doing what? These ions are maintaining the charges. Getting? यस मैम। Okay. तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स मतलब सोडियम चैनल्स खुल गए,
अब देखो, एक ने दूसरे को खोला, दूसरे ने तीसरे को भी खोलेगा, ऐसे सारे सोडियम चैनल्स खुलते जाएंगे एंड आ गए सोडियम अंदर, तो पॉजिटिविटी अंदर की तरफ ज्यादा। देखो फिर -70 जो थी वो अब बढ़ने लग जाएगी, -55, -50, मतलब इट विल गेट इंक्रीज्ड, क्योंकि हमने बहुत सारे पॉजिटिव वाले चार्जेस को अंदर डाल दिया है, सोडियम वाले चार्जेस को। ये सब वैसे मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं चाहिए आपको, है नहीं आपको मतलब सिलेबस में। तो नाउ नेक्स्ट लेट्स सी, आफ्टर सोडियम कमिंग इनसाइड, अब क्या हो गया, ये स्थिति हम क्या कहते हैं, ये वाली कंडीशन को जब सोडियम अंदर आ जाता है, दैट इज डीपोलराइजेशन। हमने माइनस प्लस वाला जो था पोलैरिटी, उसको कर दिया डिस्टर्ब, तो डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन होते ही क्या हो जाएगा, हमको इंपल्स को भेजना पड़ेगा अगले वाले हिस्से में, करेक्ट। तो इंपल्स को जब मैं अगले वाले हिस्से में भेजूंगी, ये वाला हिस्सा जिसने पहले पोटेंशियल को कंडक्ट किया था, इसको वापस से रिलैक्स करना पड़ेगा, मुझे वापस से रेस्ट पे लाना पड़ेगा। तो रेस्ट इज नथिंग बट द रीपोलराइजेशन, जहां पे हम फिर से ऐसा चार्ज मेंटेन करेंगे जहां पे अंदर नेगेटिव हो एंड बाहर पॉजिटिव हो। जो कौन करेगा, जो करेगा ये पोटेशियम बाहर खुद को भेज के। तो नाउ जैसे सोडियम की मात्रा अंदर हो गई, डीपोलराइजेशन वाला फेज खत्म हो गया, अब भेज दो आगे से इंपल्स को एंड पीछे वाले न्यूरॉन से उनको कर दो रिलैक्स, शांत कर दो, रेस्टिंग फेज में वापस से डाल दो। हाउ यू विल कीप दैट इन रेस्टिंग फेज, बाय अगेन मेंटेनिंग द चार्ज। जैसे ही पोटेशियम बाहर आ गए, देखो चार्ज बदल गया, पॉजिटिव बाहर, नेगेटिव अंदर। सो दिस इज व्हाट योर रीपोलराइजेशन। फिर से जो पहली वाली स्थिति थी, पोलराइज्ड वाली जो कंडीशन थी, वही यहाँ पे वापस आ गई, क्योंकि साइन यहाँ पे वापस से प्लस एंड माइनस आ गया। सो रीपोलराइजेशन, दैट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। फाइन। तो इसको हम आयंस का हम देख सकते हैं कि आयंस बदल गए, आयंस की जगह बदल गई, बट चार्ज दोनों भी सेम ही मेंटेन कर रहे, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। यस, हाइपर पोलराइजेशन का आपको यहाँ पे नॉट नेसेसरी फॉर योर लेवल, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव साइंस हो गया या कुछ ज्यादा ही नेगेटिव साइंस हो गया तो इट इज कॉल्ड हाइपर या हाइपो, बट आपके लेवल के लिए नेसेसरी नहीं है। यस, क्लियर, इतना काफी है, द एक्स्ट्रा पार्ट नॉट रिक्वायर्ड। यस मैम। ओके, सो इफ दिस इज क्लियर, यहाँ पे ही हम रुक जाएंगे, बिकॉज इसके आगे मैं सिखाऊंगी अबाउट द सिनेप्स। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। tomorrow we'll start with synapse. I'll tell you कि क्या है tomorrow वाली situation. ओके, ये सेम डायग्राम है, सोडियम पोटेशियम को ये अंदर बाहर करते हुए दिखाया है यहाँ पे। वैसे मैंने आपको वीडियो दिखा दिया है, तो ये इसका ज्यादा जरूरत नहीं है। So whatever the tomorrow is, I'll post in the group. Join accordingly. अगर क्लास ज्वाइन हो पा रहा है तो ज्वाइन कर लो, वरना संडे ले लेंगे। ठीक है मैम, वीडियो भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, यस, भेज दूंगी। आफ्टर द नोट्स आई विल सेंड विद दैट दिस आल्सो। ओके, वेलकम बेटा, बाय बाय, सी यू टुमारो। रीड दिस, ये भेजूंगी मैं इसको, इतना यहाँ तक पढ़ के आओगे आप लोग। एंड एनसीईआरटी से भी Yes, पढ़ना, ma'am. बहुत सिंपल लैंग्वेज है, यू कैन रीड द एनसीईआरटी। चलो, बाय बाय।